हाँ, आज हम सब लोग जो अध्ययन करने जा रहे हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, विदेश नीति और वर्ल्ड की जो प्रमुख फॉरेन पॉलिसीज हैं महाशक्तियों की, उससे भी ये टॉपिक रिलेटेड है। आईआर में ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। तो हम आप पहले ये देखते हैं कि क्या वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण, जिसकी शुरुआत 1990-91 में हुई यानी 20वीं शताब्दी में हुई, क्या इससे पूर्व भी भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण हुआ था? तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि इसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कि ये 1870 से 1914 इस पीरियड में ही ये वैश्वीकरण विश्व में विद्यमान था। इस समय दुनिया की जो सुपर पावर है वो ब्रिटेन था। आज सुपर पावर या यूनिपोलर वर्ल्ड में जो वो हम अमेरिका की भूमिका देख रहे हैं यूएसए की, उसी तरह उस समय ब्रिटेन प्रभावी था। वस्तुओं का आदान प्रदान, मजदूरों का आदान प्रदान, ये सब 1870 से 1914 के दशक में भी चल रहा था। अगर हम लोग इतिहास के पन्नों पर दृष्टि डालें तो इसी दौर में भारतीय और अफ्रीका महाद्वीप से बहुत सारे लोग अमेरिका और दुनिया के तमाम देशों में एज ए मजदूर गए। आज हम जो देखते हैं कि यूएस में जो नीग्रो आबादी है, तो वो जो नीग्रो पॉपुलेशन है, क्योंकि वहाँ ब्रिटेन का राज था, तो एट दैट टाइम आप देखें कि एज चूँकि अफ्रीका पर ब्रिटेन का कब्जा था, तो वहाँ से वो अफ्रीकन को एज ए मजदूर यूएस ले गए। और इसके अलावा आप देखें कि जहाँ जहाँ ब्रिटेन का कब्जा था, ऑस्ट्रेलिया से लेकर तमाम देशों में भारतीय भी उस समय पहुँचे और अफ्रीकन्स को भी एज ए दास या एज ए सर्वेंट जो है ले जाया गया। तो आप देखें, इसके बाद हम आज चर्चा का विषय है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ये सम्मेलन अमेरिका के हैम्पशायर शहर में ये स्थान है ब्रेटन वुड्स। ब्रेटन वुड्स में 1 से 22 जुलाई 1944 को ये सम्मेलन हुआ, जिसमें दुनिया के 43 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और आप देखें कि इसी सम्मेलन में बाकायदे 1945 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक को जन्म दिया गया, वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई। और साथ ही साथ इस ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की जो बहुत महत्वपूर्ण योगदान है वो ये है कि इसी सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली के नियामक तय किए गए, नियम तय किए गए। और आप देखें, इसमें यह तय हुआ कि यूएस डॉलर ये लगभग इंटरनेशनल करेंसी के रोल में रहेगा, और साथ ही साथ दुनिया में जितनी भी मुद्राएं हैं उन मुद्राओं को गोल्ड यानी सोने के सापेक्ष उनका वैल्यूएशन होगा। तो इस तरह से आप देखें कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली को जन्म दिया गया ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। इसके बाद आप देखें कि जस्ट 27 सालों के बाद हम ये पाते हैं कि 1971 में अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन ने जब देखा कि दुनिया में और तमाम तरह की मुद्राएं, करेंसीज आ गई हैं, तो उन्होंने इस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली को लगभग कमतर करने का प्रयास किया और ये कहा कि अब ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दिन लग गए। और आप देखें, यहाँ पर हम देखते हैं कि बाकायदे यूरोपियन कॉमन मार्केट ईसीएम अस्तित्व में आया और ईसीएम बाद में यूरोपियन यूनियन में तब्दील हो गया। और इसके अंतर्गत यूरोप महाद्वीप के ज़्यादातर देशों ने मिलकर एक सम्मिलित मुद्रा का संचालन किया, जिसको यूरो कहते हैं। तो आप देखें, यूरो ने अमेरिकन डॉलर के प्रभाव को कम किया। वहीं साथ ही साथ आप देखें, जापानी मुद्रा येन और चाइना की मुद्रा युआन और सोवियत रूस ने भी अपनी मुद्रा रूबल में वस्तुओं का आदान प्रदान करना शुरू कर दिया। और इसके अलावा यूरोपियन राष्ट्रों में खासकर जो पौंड था, पौंड का विलय जो है वो यूरो में हो गया। तो इस तरह से आप देखें कि ये जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में जो बातें तय की गई थी वो कम प्रभावी हो गई। अब हम आप चर्चा करते हैं कि आखिरकार इस वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण का अर्थ क्या है। वैश्वीकरण जैसा कि शब्द से ही जाहिर है
कि इसके अंतर्गत जो पूरी दुनिया है, पूरा संसार है, वो सम्मिलित रूप में व्यापार के क्षेत्र में, सेवाओं के क्षेत्र में, हर एरिया में आप देखें कि ये वैश्वीकरण हो गया है, यानी ग्लोबल हो गया। और जब ये दुनिया पूरी ग्लोबल हुई है तो इसी को हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, यानी दुनिया एकीकृत हो गई है और अब वस्तुओं का आदान प्रदान दुनिया के तमाम देशों में बहुत ही आसान हो गया है। इसमें आप देखें विमल जालान एक अपनी परिभाषा में, जो कि हमारे आरबीआई के पूर्व गवर्नर जनरल रहे हैं, इन्होंने बाकायदे वर्ल्ड इकोनॉमी करके एक पुस्तक लिखी और उसमें उन्होंने कहा कि ग्लोबलाइजेशन को अगर हमें समझना है, वैश्वीकरण को, तो पहला टर्म तो ये समझना है कि अन्य राष्ट्रों के बीच दूरियां कम हो गई हैं, वस्तुओं की दूरियां, आवागमन की दूरियां, हर तरीके से दुनिया एक ग्लोबल विलेज में तब्दील हो गई है, एक बात। दूसरा उन्होंने ये कहा कि वैश्वीकरण को अगर हमें समझना है तो इस बात को भी समझना होगा कि इसमें जो बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका है वो बहुत प्रभावी हो गई है। अब आप देखें कि एक दौर वो था, इस दौर की बात करते हैं जबकि ब्रिटेन में पहली बार इंग्लैंड में औद्योगिकरण हुआ और यहाँ पर इतना ज़्यादा वस्तुएं उत्पादित की गई कि अब प्रयत्न ये किया गया कि दुनिया के तमाम बाजारों तक वस्तुएं कैसे पहुंचाई जाए। यही हाल आप देखें तो उस समय ब्रिटेन ने बाकायदे दुनिया में जितने उसके उपनिवेश थे, जहाँ जहाँ उसकी साम्राज्यवादी व्यवस्था थी, वहाँ पर उसने माल को सप्लाई किया, है ना। औद्योगिक क्रांति के बाद सेम कंडीशन यहाँ हम देखते हैं कि 90 और 91 में, यानी 90 के दशक में अमेरिका और तमाम जो पश्चिमी यूरोप के विकसित राष्ट्र हैं, इनके जो बहुराष्ट्रीय निगम हैं, जो दुनिया के तमाम देशों के साथ व्यापार करते हैं, इनका उत्पादन भी बहुत अधिक बढ़ गया। अब उनकी खपत यूएसए में और केवल यूरोप में नहीं हो पा रही, तो फिर किया क्या जाए? तो आफ्टर ऑल उन्हें WTO याद आया। कौन याद आया? WTO। और इस WTO के तहत पहले 1948 में गैट का गठन हुआ था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कंट्रोल करने के लिए। बाद में 90 के दशक में इस WTO को भी बनाया गया और गैट को समाप्त कर दिया गया। अब इसके अंतर्गत ये हुआ कि जो मल्टीनेशनल ने बहुत सारे प्रोडक्ट बना लिए, उनको दुनिया के बाजारों तक कैसे पहुंचाया जाए। तो इस उपलक्ष्य में आप देखें कि ये जो भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन वाला टर्म है, ये उदित हुआ और बाकायदे WTO की देखरेख में दुनिया के तमाम देशों से हस्ताक्षर कराए गए। 19 जनवरी 1995 की बात है कि बाकायदे उरुग्वे दौर की वार्ता हुई और उसके बाद दुनिया के तमाम देशों ने इस बात की स्वीकृति दी कि हम अपने बाजारों को उदारीकृत कर देंगे, यानी जो कंट्रोल सिस्टम है, लाइसेंसिंग प्रणाली है, इसको हटा देंगे और दुनिया के तमाम बहुराष्ट्रीय निगमों को अपने देशों में आने देंगे। इस संधि पर साइन कर दिए। तो WTO की प्रभावी भूमिका रही वैश्वीकरण में। ठीक है, नेक्स्ट हम आप देखें कि इस जो भूमंडलीकरण है, इसके क्या परिणाम हुए और इसके प्रभाव क्या हुए या इसके विकास को हम कैसे समझें। तो यहाँ हम आप देखें कि वस्तुओं का आदान प्रदान आसान हो गया। अगर हम 90 के दशक पर ध्यान दें तो ये पाते हैं कि हमारे अपने देश में मारुति 800 और जीप कार नजर आते हैं, अन्य 4 व्हीलर्स नहीं थे। आज हम देखते हैं कि अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, दुनिया के जिन भी देशों में बड़ी बड़ी जो आपकी मोटर कार कंपनियां हैं, वो सभी भारत के साथ व्यापार कर रही हैं और आज हम सड़कों पर देखते हैं कि तमाम तरह की कारें आ चुकी हैं। अमेरिका में जो उपभोक्ता वाली सामग्री है, फैशन सामग्री है, जो वहाँ है वो इंडिया में भी अवेलेबल है। तो इसकी वजह यह है कि वस्तुओं का आदान प्रदान आसान हुआ और ये रास्ता कैसे आसान किया गया कि उदारीकरण, लिबरलाइजेशन। आपको याद होगा 90 के दशक में बाकायदे जब चंद्रशेखर हमारे यहाँ प्रधानमंत्री थे तो उस समय और फिर इसके बाद 47 टन सोना हमें गिरवी रखना पड़ा था। इसके बाद कांग्रेस की सरकार आ रही है। PV नरसिम्हा राव के दौर में
जो मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, उन्होंने बाकायदे इस उदारीकरण को अपने देश में भी स्टार्ट किया, जिसके द्वारा दुनिया के तमाम देशों के मल्टीनेशनल पर जो प्रतिबंध लगे थे उनको हटा दिया गया। तो आप देखें आदान प्रदान आसान हुआ है, ये भूमंडलीकरण का की एक विशेषता है। दूसरा आप देखें प्रौद्योगिकी और पूंजी। अब आप किसी भी बैंक में अगर यूरो की डिमांड करेंगे, अमेरिकन डॉलर की डिमांड करेंगे, तो बड़े बड़े महानगरों के बैंकों में ये सब उपलब्ध रहते हैं और आप अपनी करेंसी को दूसरी करेंसी में एक्सचेंज कर सकते हैं। तो प्रौद्योगिकी आप देखें, प्रौद्योगिकी भी लगभग दुनिया में समान सी हो गई है ना। अच्छा ये बताएं, जो हमारे सबके पास ये मोबाइल है, तो जो अमेरिका में मोबाइल सेल हो रहे हैं वो इंडिया की भी मार्केट में उपलब्ध है और इसका निर्माण भी हो रहा है उसी प्रौद्योगिकी के साथ। और आप देखें पूंजी, पूंजी समझ रहे हैं ना, करेंसी और कैपिटल, इसका प्रवाह भी आसान हुआ है। श्रम का निर्बाध प्रवाह हुआ है। इस 1914 के आसपास केवल 9 करोड़ लोग जो है दुनिया के तमाम देशों में एज ए श्रमिक काम कर रहे थे। आज वो आंकड़ा करीबन 20 से 30 करोड़ के बीच पहुंच गया है। यानी दुनिया में जो श्रम का प्रवाह है वो आसान हुआ। अब आपके पास अगर इंग्लिश की नॉलेज है, कंप्यूटर, बीटेक, मेडिकल की कोई डिग्री है, तो इन दैट केस आप दुनिया के किसी भी देश में वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किसकी देन है? भूमंडलीकरण की देन है। दूरियां कम हुई हैं। वी नाउ आर लिविंग इन अ ग्लोबल विलेज। दुनिया सिमट करके एक ग्लोबल विलेज में बदल गई है। अगर आपको जाना है, हर देश के लिए प्लेन मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रौद्योगिकी में जो चेंज हुआ है, मोबाइल में व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करके हम अपने सगे संबंधियों से बराबर बात कर सकते हैं। ठीक है, तो दुनिया में जहाँ भी बैठे हुए हमारे रिलेटिव हैं उनसे हम बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखें कि 90 और 91 में, यानी 90 के दशक में आमूलचूल परिवर्तन क्या हुए, जिनकी वजह से वैश्वीकरण की तरफ दुनिया अग्रसर हो गई। तो आप देखें 90-91 में ही शीत युद्ध का अंत हो गया। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो शीत युद्ध चल रहा था वो कम हुआ, साम्यवाद का अवसान हो गया। इसके अलावा आप देखें कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग होने लगी। क्यों होने लगी? क्योंकि आप देखें जो यहाँ इसी से 2 टर्म और निकल रहे हैं, उत्तर दक्षिण संवाद, यानी उत्तर माने विकसित राष्ट्र और दक्षिण माने विकासशील राष्ट्र। दुनिया के विकासशील राष्ट्रों ने अब दुनिया के विकसित देशों से ये मांग करना शुरू कर दिया कि आप नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का निर्माण करें। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि विकासशील देशों के पास 75% संसाधन है, लेकिन विश्व व्यापार में उनका जो रोल है और जो उनकी प्रतिभागिता है मात्र 25% है। और विकसित राष्ट्रों के पास संसाधन 25% है और विश्व व्यापार में उनकी हिस्सेदारी 75% है। तो ऐसी कंडीशन में अब नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग यूएनओ के प्लेटफॉर्म में, डब्ल्यूटीओ के प्लेटफॉर्म में, जगह जगह जहां मौका मिलने लगा था वहां पर, या ग्रुप 7, ग्रुप 8 में, ग्रुप 7 है उसमें भी ये मांग होने लगी। इसी के साथ आप देखें कि अब ये भी टर्म की डिमांड होने लगी कि दुनिया को ग्लोबलाइज करना पड़ेगा, भूमंडलीकरण करना होगा, तभी जो है आपस में समीक्षा बढ़ेगी। अब भूमंडलीकरण के लिए दुनिया के देशों ने उदारीकरण किया और उदारीकरण के लिए निजीकरण को बढ़ावा दिया। आज हम जो देख रहे हैं कि किस तरह से अपने देश में और दुनिया के तमाम देशों में जो पब्लिक सेक्टर है, जो सार्वजनिक क्षेत्र है, उसे कम किया जा रहा है और निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। और इस निजीकरण का उदय अमेरिका में हुआ। बाद में बाकायदे हमारे देश में माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी के समय में ये निजीकरण को बढ़ावा दिया गया। शिक्षा से लेकर और तमाम पब्लिक सेक्टर में जो पूंजीपति हैं उनका प्रवेश कराया गया। इसके अलावा आप देखें कि इसी के बाद आप देखें जब भूमंडलीकरण हुआ तो आप देखें बाजारों उन्मुख अर्थव्यवस्था हो गई।
यानी मार्केट इकोनॉमी आ गई। अब क्या है कि बाजार में सभी देशों के उत्पाद के बीच में कंपटीशन हो रहा है ना। अब उपभोक्तावाद, ये भी आप देखें, उपभोक्ता बहुत जागरूक हो गया है। आप सभी लोग उपभोक्ता हैं, मोबाइल लेने जाते हैं, चेक करते हैं। अगर आप सुबह आप दंत मंजन लेने जाते हैं, उसे भी चेक करते हैं, फिर विज्ञापन देखते हैं। और आप देखें कि जो मल्टीनेशनल ने है, इसने हाईजैक कर लिया हमारे बाजारों को, क्योंकि ये बड़े बड़े विज्ञापन देते हैं। हमारे फिल्म इंडस्ट्री की जो सबसे खूबसूरत हीरोइन है, वो लक्स के साबुन से नहाती है, उसका विज्ञापन आता है, तो जाहिर है कि मल्टीनेशनल का जो प्रोडक्ट है लक्स, उसे हम अपनाते हैं। इसके अलावा सभी की सुंदरता का राज फेयर एंड लवली, तो फेयर एंड लवली वो भी आप देखें अमेरिकन प्रोडक्ट है, तो उसका बोलबाला हो गया। और इसके अलावा सुबह कि आपके दांत तभी तक मजबूत रहेंगे जब तक आप कॉलगेट और क्लोजअप करेंगे, तो वो भी सेम कंपनी हिंदुस्तान यूरोलीवर का प्रोडक्ट है, अमेरिका का। तो इस तरह से आप देखें कि ये जो उपभोक्तावाद है, इसका जन्म है। अब हम अलर्ट हैं, वो बात अलग है, स्वदेशी का नारा बहुत आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन हम भी अलर्ट हैं कि अगर हमें 100 रुपये में टॉर्च मिल रही है, तो हम 500 रुपये की टॉर्च क्यों खरीदें, है ना। मुझे अगर जेब में डाले रहने वाली टॉर्च केवल 20 रुपये में मिल रही है, तो अननेसेसरी हम 300 रुपये क्यों खर्च करें। तो इस तरह वो उपभोक्ता जो है वो अलर्ट हुआ। हालांकि विज्ञापनों की वजह से मूर्ख भी साबित हुआ है कि वो विज्ञापनों के प्रभाव में आ जाता है। हमारा युवा वर्ग एक बहुत बुराई है कोल्ड ड्रिंक वगैरह को पीना, लेकिन पता ये लगा कि सलमान खान की ताकत का राज और जितने भी क्रिकेट प्लेयर हैं उनकी ताकत का राज जो है पेप्सी है, पेप्सी, कोको कोला। तो हमारा युवा भी आ जाता है कि ताकत बढ़ाना है तो पेप्सी पीना है। यहाँ तक कि नवजात शिशुओं तक को पिलाया जा रहा है भाई, सुबह उन्हें मिल्क फीडिंग नहीं कराया जा रहा है, कह रहे कोको कोला पिला दो। तो आप समझ सकते हो कि कितनी तेजी से उनके बोन्स कमजोर हो रहे हैं। चले आगे बढ़े, तो यहाँ आप देखें कि इसके जो ग्लोबलाइजेशन हुआ, इसमें ओपन मार्केट हो गया। अब दुनिया के तमाम मार्केट ओपन है और दुनिया के हर एमएनसीज का प्रोडक्ट आपको हर मार्केट में मिलेगा। ओपन इकोनॉमी हो गई, जो देशी अर्थव्यवस्था थी उसको विश्व अर्थव्यवस्था के साथ, वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ समायोजित कर दिया गया है। और इसके बाद एक नया उपभोक्ता संस्कृति का जन्म हुआ, है ना। आज जीन्स को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल गई है ना। पॉप कल्चर, है ना, हॉलीवुड की फिल्में, बॉलीवुड तो देखते ही हैं, हॉलीवुड की फिल्में पसंद की जा रही हैं। क्यों? क्योंकि सारा सब कुछ बफे सिस्टम, हमारा पत्तल सिस्टम खत्म हो गया। अब अगर बफे सिस्टम ना हो तो जाहिर है शादियां वापस हो जाती, बारातें वापस चली जाती हैं कि भाई बफे सिस्टम नहीं है, जिसको मेरे शब्दों में बफेलो सिस्टम कहा जाता है कि खड़े होकर भैंस की तरह खाना, है ना। तो इन दैट केस आप देखें कि जो ग्लोबलाइजेशन है, इसका अर्थ है कि दुनिया में वस्तुओं का, सेवाओं का, शिक्षा का, हर चीज का आदान प्रदान बहुत ही आसान हो गया। इसके हानि और इसके लाभ क्या हैं, ये अगले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।